evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Shlek and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है। हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम शरद। नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi says government has taken a landmark step of including retail and wholesale trade as MSME. Domestic stocks declined more than 0.8% in the business week ended yesterday. Sensex finishes below the 52,500 mark. Nifty settles below 15,750 level. And the rupee logged weekly fall of 56 paise against the US dollar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME के अंतर्गत शामिल करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। घरेलू शेयर बाजार कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान 0.8% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 52,500 के स्तर से नीचे और निफ्टी 15,750 के स्तर से नीचे हुए बंद और रुपए में डॉलर के मुकाबले 56 पैसे की साप्ताहिक गिरावट हुई दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के अंतर्गत शामिल करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे हमारे करोड़ों व्यापारियों को आसान शर्तों पर धन जुटाने सहित विभिन्न प्रकार के अन्य लाभ मिलेंगे और इससे उन्हें व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार व्यापारियों के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। इससे पहले कल MSME मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें खुदरा और थोक व्यापार को MSME में शामिल करने की व्यवस्था है। श्री गडकरी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार MSME को बढ़ावा दे रही है ताकि उन्हें आर्थिक विकास का इंजन बनाया जा सके। मंत्री ने कहा कि संशोधित दिशा निर्देशों से करीब 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ होगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस उपाय से 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले छोटे खुदरा व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को तत्काल लाभ होगा। इससे वे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत घोषित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। खुदरा और व्यापार संघों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे कोविड-19 महामारी से दुष्प्रभावित व्यापारियों को अपेक्षित पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के पहले श्रोता कानपुर से साकेत सोनी। साकेत जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। पूरी मार्केट मंत्रा टीम को गुड इवनिंग। और अतुलनी कोहली सर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनसे साक्षात दर्शन भी करना चाहता हूँ उनके, लेकिन पता नहीं कब पूर्ण होगा। मेरा सवाल ये है कि मार्केट में किसी भी स्टॉक में जो लोअर सर्किट अपर सर्किट लगता है तो उसमें क्या कोई फाउंडेशन होता है कि इतने दिनों से ज्यादा ये लग नहीं सकता है?
और दूसरा सवाल ये है कि मैं अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो जीपीएफ से कुछ विड्रॉल किया है मकान खरीदने के लिए, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी इस ईयर में क्या कुछ चेंज हो जाएगी? साकेत जी, पहले तो आपके सुंदर शब्दों के लिए मेरा आभार, और काश रेडियो में ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि हमारा आप आमने सामने हो सके किसी जमाने में। खैर, उसकी बात बाद में करते हैं। लोअर और अपर सर्किट, साकेत जी, जो लगता है वो कोई उसकी लिमिट नहीं होती है। आप अमूमन ये सर्किट 5%, 10%, 20% 3 रेंज में रखा जाता है। ये इसलिए रखा जाता है कि किसी भी स्टॉक में अगर असाधारण वृद्धि या गिरावट आती है किसी दिन, तो मार्केट को वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए, निवेशकों का पैसा बचाने के लिए, या कोई उससे अनफेयर लाभ ना उठा सके, इसलिए सर्किट लगाए जाते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बार एक सर्किट लग गया, अगर उसका जो सर्किट का परसेंटेज फिक्स है, मान लीजिए 10% पे सर्किट है, तो अगर उस दिन वो सर्किट हट जाता है और दोबारा वो होता है तो दोबारा भी लग सकता है, अगले दिन भी लग सकता है। ऐसे ऐसे मैंने स्टॉक देखे हैं जहां पर लगातार 3-3, 4-4 दिन तक बार बार सर्किट लगा रहता है। दूसरा, आपने पूछा कि जीपीएफ में आपने निकलवाया है पैसा। देखिए, जो आपने पैसा निकलवाया है, आपको पता होगा जो उसके नियम है वो टैक्सेबल नहीं होता है। 5 साल से ऊपर की अगर आपकी सर्विस है तो वो टैक्सेबल नहीं है। आप उसको निकलवा के और उसका मकान खरीदने में बाकायदा प्रयोग करें। मेरे पास पूरी डिटेल्स तो आपकी नहीं आई है, पर सुन के मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप उसका स्वतंत्रता से प्रयोग कर सकते हैं। If you have any question related to business, economic and stock market matters, then do call us at 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. We have with us financial expert Sharad Kohli, and he'll be answering to your queries. Raju from Delhi has joined us now. Raju, we welcome you. Hello. जी राजू, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी राजू जी, बताइए। हाँ जी, मेरे को पैसे भेजना था गांव तमिलनाडु, तो कैसे भेज सकते हैं जी, आप बता दीजिए। आपको पैसा भेजना है तमिलनाडु और आप बोल रहे हैं दिल्ली से? हाँ जी। आप तमिलनाडु तो पैसा भेजना आजकल बहुत आसान है। हम ये तो नहीं आपको सलाह देंगे आप ट्रेन में बैठ के पैसे लेके जाइए, सीधा आपको किसको भेजना है। आजकल तो सबसे आसान तरीका राजू जी ये है कि आप उसके बैंक अकाउंट में जिस भी व्यक्ति को आप भेजना चाहते हैं, आजकल तो बैंक अकाउंट जनधन के अंतर्गत सबका खुल चुका है, तो आप उसको उसके अकाउंट में सीधा ही जमा करा दें। और दूसरा तरीका ये, पहले होता था पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर वगैरह जाते थे, आज भी होते हैं पर उसका प्रयोग अब बहुत कम होता है। उसके अलावा आजकल बहुत सारे वॉलेट्स आ गए हैं, जिसको भी आपने भेजना है उसको बोलिए कि कोई भी एक वॉलेट, सरकार का भी यूपीआई भीम ऐप वगैरह है, उनको बोलिए कि वो डाउनलोड कर लें। बहुत ही सरल है, मोबाइल फोन पे डाउनलोड हो जाता है, बल्कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वहां भी तरीके हैं उसको करने के। आप सीधा उसके वॉलेट में वो पैसे भेज सकते हैं और उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। गए जमाने राजू जी जब पैसा भेजना ऐसा होता था जैसे कोई चिट्ठी जा रही है यहाँ से, हफ्ते में पहुंचे, 10 दिन में पहुंचे, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। दुनिया बहुत बदल चुकी है, बहुत तेज युग बन गया है, बहुत डिजिटल युग भारत सरकार के प्रयत्नों से बना है और बहुत ही निहायत ही सरल है। आप भेजिए और हमें बताइएगा कि आपको कितना समय लगा भेजने के बाद। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। गौरी दत्त शर्मा है हमारे साथ दिल्ली से, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ जी जी, मैं गौरी दत्त शर्मा बोल रहा हूँ। नमस्कार। 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 मुझे पूछना था कि जो इंडेक्स फंड है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, उसमें अच्छी रेट रिटर्न मिलती है क्या लॉन्ग टर्म में, जैसे कि मैं समझ गया गौरी जी। वैसे तो फंड्स के लिए एतवार को विशेष कार्यक्रम होता है, पर क्योंकि आपका सवाल जनरल है तो मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, इंडेक्स फंड क्या होता है कि वो इंडेक्स में जो निफ्टी होती है, अगर वो मान लीजिए निफ्टी का है तो निफ्टी में करेगा, बैंक निफ्टी का है तो बैंक निफ्टी में करेगा, मेटल का मेटल में करेगा। तो वो जो निफ्टी के फंड्स होते हैं लंबी अवधि के लिए, तो शेयर मार्केट में शर्मा जी कोई भी निवेश अच्छा रहता है। आपने अगर इंडेक्स देखी हो पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल में, तो आपको बहुत रेयर होता है कि उसमें गिरावट दिखाई दे। और अगर आप अच्छे इंडेक्स फंड में लगा रहे हैं तो आपको लंबी अवधि के लिए, तो मैं आंख पे पट्टी बांध के बोल सकता हूं कि आपको उससे लाभ होगा। पर आप इंडेक्स फंड की जगह आप और भी विकल्प उसके लिए खुले रखें। बहुत सारे और फंड्स हैं जिसके लिए आप संडे को एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उसमें आप टेलीफोन करें और आपको और भी बहुत सारे इसके लिए आइडियाज सुनने में आएंगे। Satish from Delhi joins us now. Satish, we welcome you. Please ask your question.
हाँ जी, नमस्कार जी शरद जी। मेरा जो सवाल है वो प्रॉपर्टी के प्राइस के रिगार्डिंग है, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, मैं यूट्यूब के लिए ना हिस्ट्री पे वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूबर हूँ मैं। तो अभी मैंने ना दिल्ली के जितने भी सिनेमा हॉल है ना, उस पर मैंने उनकी पूरी आप अपने सवाल पे आ जाइए, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। कितने गज की जमीन है और ये कितने पैसे लगे थे, तो उस पर मैंने सारे सिनेमा हॉल वालों से बात की। तो जब मैंने विराट सिनेमा हॉल वालों से पूछा कि भाई आपने जमीन कितने की खरीदी थी, तो उन्होंने बताया कि भाई वो मिस्टर कृष्ण थे, अभी बिजनेसमैन। सतीश जी का प्रश्न काफी अस्पष्ट था। अगले कॉलर है मुंबई से रत्नाकर। रत्नाकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी अपर और लोअर सर्किट के बारे में मैंने सुना। उसके बारे में मेरा एक सवाल है कि जितना अपर सर्किट ऊपर का रहेगा, उतना वो शेयर उतना तक बढ़ जाएगा क्या? एक सवाल है। नहीं तो समझो लोअर है तो उतना तक नीचे आएगा क्या? एक सवाल है। और दूसरा है कि मार्केट इतना बढ़ रहा है, फिर भी अपना डिफेंस सेक्टर है वो तो उसमें अच्छे नहीं चल रहे, और वैसा जो बाकी भी एक्सरसाइज जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी है वो भी इतने अच्छे नहीं चल रहे, उसका क्या रीजन? चलिए, पहले रत्नाकर जी, आपको अपर और लोअर सर्किट का आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है कि अपर सर्किट होता है जब ऊपर की तरफ 5, 10, 20% जिस भी स्टॉक का जो निर्धारित होता है, जब वो हिट कर जाता है, उस दिन प्राइस उतना बढ़ जाता है तो उसको फिर उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है कुछ समय के लिए। ऐसे ही लोअर सर्किट जब कोई स्टॉक बहुत नीचे गिरता है 5, 10, 20% से, तो उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है। मैंने कारण अभी आपको पिछले प्रश्न में जो कि आप सुन रहे थे मैंने बताया। दूसरा आपने पूछा डिफेंस सेक्टर। देखिए, ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेक्टर मार्केट में क्या होता है कि एक सेक्टर, रत्नाकर जी आप तो बहुत जानकार और बहुत जागरूक और नियमित कॉलर भी हैं मार्केट मंत्रा के, तो आप ये समझेंगे बात को कि कोई भी सेक्टर बहुत लंबे टाइम तक चलता ही नहीं रहता। अगर वो चलता ही चला जाएगा एक ही डायरेक्शन में, तो मार्केट में तो बहुत सारे सेक्टर है, तो हम लोग सेक्टर रोटेशन देखते हैं। सेक्टर रोटेशन का अर्थ है कभी आपको स्टील सेक्टर दिखेगा, कभी आपको आईटी बढ़ता दिखेगा, कभी आपको फार्मा सेक्टर बढ़ता दिखेगा, कभी आपको डिफेंस सेक्टर। हमने ज्यादातर देखा है जब देश के सीमाओं पर कुछ टेंशन हो जाती है हमारे पड़ोसियों को लेके, चीन है, पाकिस्तान है, उनको लेके, तो तब अभी जो हमने देखा हाल में ड्रोन का अटैक हुआ, तो जो उससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज थी उनमें चाल आ गई। तो मार्केट बहुत सेंसिटिव है, वो न्यूज पे चलती है। जैसे ही उनको कुछ ऐसी न्यूज मिलती है कि थोड़ा भारतीय सीमाओं पर टेंशन है, तो डिफेंस का सेक्टर चलने लग जाता है। और आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पूछा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो पीछे काफी टाइम तक चलता रहा है, पर बीच बीच में सांस लेते हैं सेक्टर, और क्योंकि लॉकडाउन रहा, सारा कुछ बंद रहा। आपने देखा होगा जो बिक्री के गाड़ियों के बिक्री के आंकड़े आए अप्रैल और मई के, वो बहुत एनकरेजिंग नहीं थे, तो उसको लेके कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर सबकी स्लो हो गई। पर जैसे ही हमने देखा लॉकडाउन खुला जून में, एकदम आंकड़े आए, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनमें समय समय पर न्यूज के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से रत्नाकर जी चाल चलती रहती है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक ही सेक्टर ऊपर चला ही जाएगा या गिरता ही जाएगा। मार्केट में एक बहुत पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सेक्टर रोटेशन, और ये मैं मानता हूं ये हेल्दी भी है। ये सेक्टर कभी कोई चला, कभी आप देखेंगे ओवरऑल सारे ही सेक्टर चलते हैं, कभी सारे सेक्टर गिरते हैं। तो एक कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं है, क्योंकि बहुत विविधताएं हैं मार्केट में, और ऐसे निवेशकों का और ट्रेडर्स का जो रुचि है वो समय समय पर उसका रुझान अलग अलग तरफ होता रहता है। From Delhi, we are joined in by Sanjay Gupta. We welcome you, Sanjay. हाँ, Yes, मैं please. पूछना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इतना वेलफेयर मेजर्स पे पैसा खर्च रही है कोविड की वजह से, इतना पैसा आएगा कहाँ से गवर्नमेंट के पास? संजय जी, बड़ा राष्ट्र हित में आपने सवाल पूछा है कि पैसा कहाँ से आएगा। चलिए, हमें खुशी इस बात की है कि आप देश के कोष की, ट्रेजरी की चिंता करते हैं। देखिए, सरकार की जो आमदनी के स्रोत हैं जिसमें टैक्सेशन सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले तो टैक्सेशन है। टैक्स के जरिए सरकार, हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल में पिछले साल सरकार को करीब 3,90,000 करोड़ का आमदनी आई, और वो वेलफेयर स्कीम्स के लिए ही है। हालांकि लोगों की जेब पे थोड़ा चुभ रहा है, तो टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस एक स्रोत होता है। उसके अलावा आप देखें तो सरकार को जब पैसे की कमी पड़ती है तो बोरोइंग्स भी की जाती है। जैसे पिछले बजट में अगर आपको याद होगा 12,05,000 का सरकार ने उधार लेने का एस्टीमेट बनाया था, तो ये दूसरा तरीका होता है। उसके अलावा सरकार क्या होता है, समय समय पर बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, सॉवरिन बॉन्ड्स,
बहुत सारी और आखिरी जो तरीका होता है, मैं खैर पूरा बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, आखिरी जो तरीका होता है जो कि अमेरिका ने हमने देखा सबसे ज्यादा लगाया, उसको हम कहते हैं प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी सोर्स कहते हैं, मॉनेटरी फंडिंग या मॉनेटरी फाइनेंसिंग कहते हैं। वो आखिरी रास्ता होता है, क्योंकि उससे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, उसके बढ़ने का डर होता है कि अगर मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी और सामान उतना ही रहेगा तो वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को लाता है, जिससे चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। तो ये सरकार के पास मोटे मोटे 4-5 तरीके हैं। बाकी अगर मैं संजय जी सारे तरीके गिनाने लगूं तो बाकी का मार्केट मंत्रा क्या, अगले कई मार्केट मंत्रा के प्रोग्राम इसी में चले जाएंगे। तो आपको मैंने मोटे तौर पे बता दिया। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। बलरामपुर यूपी से रिंकी हैं हमारे साथ। नमस्कार रिंकी, अपना सवाल पूछें। नमस्कार मैम, और इस पर सर मैम कोई भी हो तो मैं नमस्कार स्वीकार करें। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई युवा निवेश करना चाहता है तो उसकी पढ़ाई किस प्रकार होनी, वो आर्ट से तभी कर सकता है या फिर आर्ट्स ले या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो कर सकता है, या फिर उसके लिए या बीए ग्रेजुएट कैसे प्रकार से वो अगर करना चाहता है तो उसकी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट होती है निवेश के लिए, इससे पढ़ाते हैं। रिंकी जी, मुझे बहुत ज्यादा प्रश्न स्पष्ट तो नहीं हुआ, पर मैं मोटे तरीके समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई युवा निवेश करना चाहता है तो आप पूछ रहे हैं वो किस प्रकार कर सकता है। देखिए, युवाओं के लिए अगर आप 18 साल से आपकी उम्र ज्यादा है तो आप निवेश कर सकते हैं। मतलब निवेश के जो स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं या जो साधन है, उसमें वो ये भेदभाव नहीं करते कि आप स्टूडेंट हैं या आप एक वयस्क हैं या आप महिला हैं या आप पुरुष हैं। वहां तो आपको निवेश करना है तो वो आपको 18 साल से ऊपर आप भारतीय नागरिक है, बल्कि कुछ निवेश के संसाधनों में विदेशी नागरिक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपने मुझे समझ नहीं आया कि ये कॉमर्स और साइंस और आर्ट से इसका क्या ताल्लुक है। बाकी हाँ, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं समझता हूं कि आप निवेश की प्रक्रिया को, निवेश के सारे प्रोसेस को, निवेश के जो रिटर्न्स आते हैं, कहाँ निवेश किया जा रहा है, उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बजाय उसके जिसको कि कॉमर्स की बिल्कुल जानकारी नहीं है। मैं इसके अलावा पूरा प्रश्न सोनू राजेश मे बी आई मिस्ड। Primarily she was wanting to know the qualifications, to invest. So you very rightly said that no qualification except for, keen understanding of the market. And 18 years of age. If you are less than 18 years of age, तो वो फिर आपके माता पिता के गार्डियनशिप में इन्वेस्ट किया जाता है। आप सीधा उसमें निवेश नहीं कर सकते जब तक का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। रिंकी, बिल्कुल बेधड़क होके इन्वेस्ट करिए अगर पैसा है, पर सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करिए। Ashu from Ghaziabad joins us. Ashu, we welcome you. Hello. जी आशु, सवाल पूछिए। Yeah. Good evening to Market Mantra team. Good evening. I have a question regarding NPS. When you invest money, there are three categories: equities and then corporate bonds and German securities, something like that. I know what is equities, but remaining two, I really want to know more. If you could help me understand more, what are these two items with an example? That what is corporate? Well, Ashu, we got your point. Ashu, you see, the name itself is quite explanatory. But I'm sure, you want me to throw light on it. What exactly? See, corporate bonds are companies raise capital through stock markets. You must have heard companies raise capital also through debentures and corporate bonds. Now, they are not as popular as stock markets. You must have heard of company fixed deposits. In the earlier times, a few years ago, these company fixed deposits were very popular. So companies have various methods of raising money from public. So corporate bonds is one of the methods where you invest larger chunks of money. And these bonds are rated. There are rating agencies who rate these bonds. Now, these ratings mean that what is the safety of the money that you are investing in that company. So those are the corporate bonds, because I can't give an example because we don't name specific companies here, Ashu. So you will have to pardon me for not naming them. Similarly, government securities, again, the name is quite self-evident. You see, Government of India keeps taking out treasury bonds, sovereign bonds, gilt-edged securities, fixed return securities, fixed mature securities. So these securities are mostly available, may not be mostly available for retail investors. They are available for institutional investors, which is why a lot of times, Ashu, I know where your question is coming from, because you don't come to know when these government securities were launched or when the IPO came and when were they announced, that because they are exclusively meant, but people who are connected with the financial and debt markets,
they keep track of all these corporate bonds and government security issues because they are mostly meant for larger chunks of money which are invested by institutions like NPS for parking the money being invested by the pension seekers, for that matter. So those are government securities. They are very safe. They carry a fixed coupon rate and they have a fixed maturity period, 5 years, 10 years, 15 years. And the rate keeps fluctuating as per the market trends. Okay, I hope I have broadly explained you the thing. We don't name here, I'm sorry. अब अगले कॉलर है शंकर भोपाल से। शंकर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। कॉलर जी नमस्ते। My question is, in this market scenario when the market is at all-time high, would you advise a retail investor to take some books and profit and 30% or 40% and wait for correction, or you think this correction will not happen? And second question is, what is the difference between CSDL and NSDL? Why one is listed, why another one is not listed? Can you explain me about this NSDL and CSDL? Thank you. You see, as far as the sorry, I missed your first part of question. Rajesh, could you help me? All time high पे है बाजार, तो ऐसे में okay, I got it. See, the market का trend तो Shankar, if anybody is able to predict a very definitive trend, then I would become the wealthiest person in the world overnight. So it is also advisable, but as an expert, I can tell you that the market is in a consolidation mode right now. You must have noticed over the last week to 10 days, the market has been moving in a very, very defined range. In fact, and we've been noticing FIIs selling almost every day. We've been noticing DIIs buying, if not every day, every alternate day. So the market is in a very consolidatory. So when the market is consolidating, we call it as very cautious optimism. What does that mean? That the market is hesitating to make an up move. The investors, the retail investors, the institutional investors, the foreign investors, they are very cautious. And the reason for that caution is, there are two. One is an international reason, that is the American economy being under threat of an inflation, which is why you find American markets, although they are bullish, but they are very cautiously bullish. And as far as India and the rest of the world is concerned, I think the third wave of COVID is probably hovering over the minds of all the investors, which is why you find some of the international investors trying to withdraw money, because I think the threat seems quite real, although we will hope, wish and pray that it doesn't come. But the new Delta variant, I think, is causing a lot of worries in the minds of investors, which is why you're noticing market being very cautiously optimistic. However, the trend is bullish, I can tell you. But I will not be surprised, Shankar, since you are a very enlightened listener, that I won't be surprised if a major correction also comes in case, we find Delta Plus or Delta variant trying to pose a threat over Indian economy or over European or American economy. So I think that is the word of your other two questions were relating to specific companies. जी, इनका क्वेश्चन इससे ही जुड़ा हुआ था कि क्या उन्हें 30 to 40% अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट? हाँ, ये बात सॉरी मैं मिस कर गया शंकर। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक शंकर, इफ यू देयर इज अ सेइंग इन स्टॉक मार्केट्स that profit in the bank is better than profit in the books. So I would suggest that you should book the profit once and exit. You can always re-enter. If there is a correction, you can re-enter. इससे भी अच्छा एक तरीका होता है that you can use stop loss. Now, what does stop loss mean? That every day you can observe the stock, fix a stop loss. If it is going up, fine. If stop loss gets triggered, you will automatically exit. But principally, yes, 30 to 40% profit if you are getting. I would suggest you should book, exit, wait for a correction, and then re-enter. Once you book the profit, I think we would like to celebrate as well. Okay. Moving on, the domestic stocks witnessed losses of more than 0.8% in the business week ended yesterday. The key domestic indices fell amid lack of cues from global markets. Investors in Asian, including Indian equity markets, remained concerned over the rapid spread of the new highly contagious COVID-19 Delta variant in the region. Rising crude oil prices also dented investors' sentiment. The Sensex ended below 52,500 while the Nifty settled below 15,750 level. The Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 440 points or 0.83% to settle at 52,485. The Nifty at the National Stock Exchange also fell 138 points or 0.87% to settle at 15,722.
In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.19%, while the small-cap index jumped 2.28%. उधर कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 56 पैसे की कुल गिरावट दर्ज करता हुआ 74 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया। रुपये का साप्ताहिक समापन स्तर 74 रुपये 75 पैसे प्रति डॉलर था। सप्ताह के दौरान डॉलर में आई मजबूती के बीच रुपये में कमजोरी दर्ज हुई। हालांकि कल डॉलर सूचकांक में तीव्र गिरावट आई थी, जिसके चलते पूरे सप्ताह के दौरान 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.4% कम होकर 92.23 पर बंद हुआ। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar have congratulated Invest India, which has been awarded the most Innovative Investment Promotion Agency 2021 by OCO Global. Mr. Goyal said that India continues to make remarkable strides to combat disruptions caused by COVID-19, identifying innovative areas of investment and bringing in sustainable investors. Mr. Javadekar said that this is a proud moment for every Indian. The U.S. stocks scaled new highs yesterday after jobs data for June showed robust hiring yet persistent weakness in the labor market that will keep the Federal Reserve from raising interest rates anytime soon. The three major U.S. indices, the S&P, Dow and Nasdaq, closed at record highs. The S&P closed up for a seventh straight day. The Dow Jones Industrial Average gained 0.4%, while the S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both climbed 0.8%. शरद जी, आज जो फैसला आया है सरकार का, इनफैक्ट कल लिया गया फैसला खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई में इंक्लूड करने का, इसका आप क्या असर देखते हैं इस स्ट्रेस्ड सेक्टर पर, रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग पर? बहुत स्वागत योग्य सोनू फैसला है, क्योंकि पीछे कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन रहा तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो सेक्टर रहा है, जब हम देखते थे मार्केट्स बंद हो जाती थी, रिटेल के छोटे छोटे दुकानदार, होलसेलर्स, उनका काम बिल्कुल ठप हो जाता था, दुकानों पे शटर गिर जाते थे, ताले 2-2 महीने के लिए लग जाते थे, तो उनकी दुकानों का किराया जाता था, किसी के खर्चे होते थे, फिक्स खर्चे। तो मैं समझता हूं उनको एक राहत की सांस, उनके लिए एक ऑक्सीजन के सिलेंडर का ये काम करेगा उनके बिजनेस के लिए, क्योंकि वो जो पैसा जो उनके पास नहीं होता था, जिसके कारण वो बिजनेस को दोबारा आरंभ नहीं कर पाते थे खुलने के बाद, उनकी शिकायत ये रहती थी कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, हम कहां से शुरू करें। मैं समझता हूं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के माध्यम से बैंकों के पास जाके सरल कंडीशन से, सरल टर्म्स पर लोन ले सकते हैं, और वही जो एमएसएमई बाकियों को सुविधा मिलती है, वो अब ये सुविधा लेके अपने बिजनेस का पुनर्निर्माण, उसको दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बहुत बड़ा कदम है, 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों को फायदा होगा, पूरे भारत में ये फैले हुए हैं, और मैं मानता हूं कि उनका ये एक कदम है, उनको बाकी एमएसएमई के साथ लाके आगे जाके उनके बाकी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो पाएंगे। Very briefly, your outlook for the coming week. Very briefly. Well, the market is looking cautiously optimistic, Rajesh, as I said, because the Delta Plus variant is a looming threat, but the undertone is still bullish. So we are expecting the market may touch an all-time high, but if some adverse news come, be prepared for a correction as well. जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए, शरद जी। Thank you, Sharad, for being with us. धन्यवाद सोनू, धन्यवाद राजेश, thank you. And before we close the headlines once again, Prime Minister Narendra Modi says government has taken a landmark step of including retail and wholesale trade as MSME. Domestic stocks declined more than 0.8% in the business week ended yesterday. Sensex finishes below the 52,500 mark. Nifty settles below 15,750 level, and the rupee logged weekly fall of 56 paise against the US dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.